नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, जिसे इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। औद्योगिक क्रांति हमारे सिलेबस के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जहां से यूपीएससी एवं पीसीएस के मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं औद्योगिक क्रांति होता क्या है। औद्योगिक क्रांति में एक शब्द है क्रांति। क्रांति एक ऐसी स्थिति होती है जो एक खास समय की स्थिति और बाद की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जैसे कि एक पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप की जो मानवीय चेतना थी अंगड़ाई लेकर फिर से जाग उठी, जिसे हम लोग बौद्धिक क्रांति की संज्ञा देते हैं, जिसे हम पुनर्जागरण या रेनेसा के नाम से जाने जाते हैं। अगर यही क्रांति उद्योग के क्षेत्रों में घटित हो तो वो औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं औद्योगिक क्रांति है क्या। वर्तमान विश्व की समझ औद्योगिक क्रांति के बिना अधूरा सा है। इसका दायरा इतना बड़ा है कि अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेता है। जैसे कि आगे चल के हम लोग साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद का अध्ययन करेंगे और इनके अध्ययन को औद्योगिक क्रांति के समझे बिना अगर करेंगे तो इनका समझ अधूरा सा हो जाएगा। और 1750 एडी के बाद की दुनिया यानी कि वर्तमान दुनिया को समझने के लिए औद्योगिक क्रांति की समझ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्तमान दुनिया की पूर्व पीठिका, मंच या आधार तैयार करती है। जैसे कि आगे चल के देखेंगे बहुत सारे गुट बनते हैं तथा वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसकी समझ के लिए औद्योगिक क्रांति की समझ जरूरी है। क्रांति, क्रांति का अगर हम लोग देखते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में राजनीतिक क्रांति से समझ जुड़ती है। इससे राज्य व्यवस्था में बदलाव आती है। अगर राजनीतिक क्रांति हुई है तो राज्य व्यवस्था में बदलाव आता है। लेकिन क्रांति एक ऐसी स्थिति है जो आज के वर्तमान में एक ज़बरदस्त परिवर्तन लाती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, थोड़े मोड़े परिवर्तन तो समाज और समय में होते ही रहते हैं। लेकिन एक ऐसी परिवर्तन की बात हो रही है, क्रांति के अंतर्गत एक ऐसे परिवर्तन की बात हो रही है कि एक खास समय की पहले की स्थिति हो और बाद की स्थिति में अलग अलग स्थितियाँ हो, यानी कि उसे क्रांति होने की संज्ञा हम लोग दे देते हैं। क्रांति जीवन के किसी क्षेत्र में घटित हो सकती है। जैसे कि यूरोप में बौद्धिक क्रांति घटी थी, जिसे हम लोगों ने पुनर्जागरण का नाम दिया था, रेनेसा का नाम दिया था। आइए समझते हैं औद्योगिक क्रांति क्या है, थोड़ा डिटेल में प्रवेश करते हैं। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा जबरदस्त परिवर्तन जो उद्योग के क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो भी परिवर्तन होगा वो उद्योग के क्षेत्र में होगा, यानी कि वस्तु बनाने की प्रणाली में एक परिवर्तन आएगा। एक जबरदस्त तरीके से परिवर्तन हमें दिखाई देगा। 1750 एडी एक लैंडमार्क से इसी समय से इस क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्य महत्वपूर्ण होता था, मनुष्य केंद्र में होता था। मनुष्य के हाथ वस्तुओं के उत्पादन में उपयोगी होते थे, जिसे हम लोग हस्तकला या दस्तकारी का नाम दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, अन्य अन्य वस्तुओं को बनाना। इसमें कल पुर्जों की बात करें तो बैलगाड़ी, रथ, कोल्हू के बैल, ये सब कल पुर्जों के अलग अलग स्वरूप थे। लेकिन इनकी एक कुछ सीमा तो थी। इनकी एक सीमा थी जहाँ पर इन कल पुर्जों को चलाने के लिए मनुष्य केंद्र में हुआ करता था। हम लोग देखेंगे कि हर जगह पर हम मनुष्य में दिखाई देगा। 1750 एडी से पहले जो भी उद्योग मशीन थी उनकी एक सीमा थी। 1750 एडी से पहले उत्पादन इन्हीं पर इन कल पुर्जों पर निर्भर करता था, ठीक है, और इन्हीं पर आश्रित था। उत्पादन की एक सीमा थी। हम केवल आवश्यकता की चीज़ों का ही उत्पादन करते थे। जैसे 1750 एडी से पहले जो भी उत्पादित करते थे हम अपनी आवश्यकता के ज़रूरतों के अनुसार ही उसका उत्पादन करते थे। उस समय हमारे पास सीमित संसाधन थी और सीमित संसाधनों के साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी सीमित थी। उस समय संचार व्यवस्था, बाजार प्रणाली, विनिमय प्रणाली उतनी दुरुस्त नहीं थी। किंतु 1750 एडी के दौरान जब औद्योगिक क्रांति हुआ, जब उद्योगों के उत्पादन में परिवर्तन हुआ तो इन सारी चीज़ों पर, ये सारी चीज़ों को असीमित कर दिया। यानी कि सीमित संसाधन जो भी थे, संसाधन, ज़रूरतें, बाजार, विनिमय प्रणाली, संचार, इन सब को असीमित कर दिया, यानी कि अंतहीन कर दिया। जैसे जो भी हमारा संसाधन था, आवश्यकता थी, बाजार था, विनिमय था, इन सब चीज़ों को अंतहीन कर दिया।
मशीनों के आते ही औद्योगिक उत्पादन के चरित्र में सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आया और एकदम सा विस्फोट हुआ। जैसे आज भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोरोना काल में देखे थे कि हमारा उत्पादन गिरा था तो वस्तुओं का मांग भी कम हो गई थी, जो भी अधिशेष था वो अधिशेष भी कम हो गया था। लेकिन अगर हम लोग आज नॉर्मल स्थिति में पहुँचे हैं, जब हमारा उत्पादन बढ़ता है तो वस्तुओं की मांग भी, वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। उत्पादन होने से अधिशेष के लिए जो भी सरप्लस होगा उसके लिए एक बाज़ार चाहिए। उस बाज़ार को संचालित करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी कि यातायात के साधन चाहिए। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आगे चल के देखेंगे संचार के साधनों में रेल का विकास, बंदरगाह का विकास, फिर से रेल सड़कों का विकास हमें दिखाई देगा हाईवे के रूप में। फिर उसके बाद ढेर सारा धन इकट्ठा होगा और उन सारे धनों को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रबंधन उनका करने के लिए वित्तीय संस्थानों की ज़रूरत होगी, जिससे वित्तीय संस्थान डेवलप होंगे। तो ये प्रक्रिया आज भी वो मौजूद है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन तो हो, तो ये औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्तुओं का उत्पादन ढेर सारा होने लगा, सरप्लस होने लगा और ये सारी संस्थाएँ विकसित होती चली गई। औद्योगिक क्रांति को और थोड़ा समझते हैं। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो काम मनुष्य अपने हाथ से अपने द्वारा बनाए गए कल पुर्जे के जरिए करता था, वही उत्पादन वही मनुष्य बड़े बड़े मशीनों के जरिए करने लगा। कल पुर्जे हटाकर लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, जिससे उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई कि पूरे के पूरे जीवन में उथल पुथल मचा दी। कार्ल मार्क्स का एक कथन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे में यूज कर सकते हैं। अगर आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित कर देता है। अब देख पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, शुरुआत वहीं से क्यों हुई। और इंग्लैंड को हम लोग औद्योगिक क्रांति का पुरोधा या नेता कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये धीरे धीरे क्रमशः होने वाली क्रांति है। ठीक है, तो परिस्थितियाँ देखते हैं कौन कौन सी थी, किस कारण से, कौन सी परिस्थितियाँ जो मौजूद थी जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। यह औद्योगिक क्रांति का पुरोधा या नेता है। यहीं पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। इसके पीछे मुख्य कारणों को देखें तो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ अलग थी, अन्य देशों के मुकाबले यहाँ राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए एक अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रही थी। दूसरा, भौगोलिक स्थिति। इसकी इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति द्वीप की तरह है, चारों तरफ यह समुद्र से घिरा है। तो चारों तरफ से कोई भी देश समुद्र से घिरा रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा, यानी कि इसके पास नौसेना या सामुद्रिक शक्ति दूसरों की तुलना में ज़्यादा थी। इससे क्या हुआ कि जो भी संचार के माध्यम थे वो नाव हुआ करता था और नाव के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, जिससे नए नए स्थलों की खोज हुआ करती थी। नए नए जगहों की खोज होने से इंग्लैंड को एक बाज़ार मिल गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। आर्नोल्ड जे टाइनबे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। 1750 एडी तक वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे थे और इस समय तक आते आते इतनी मशीनें बनने लगी थी कि 1800 एडी तक पहुँचते पहुँचते और भी आविष्कार के लिए कोई ज़रूरत ना बची। ठीक है ना, यानी कि मशीनों का इतना ज़्यादा आविष्कार कर लिया गया कि अब आगे चलकर बनाने के लिए कुछ शेष नहीं बचा हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व कृषि क्रांति हो चुकी थी, यानी कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई उससे पहले कृषि क्रांति हो चुकी थी। आइए देखते हैं कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति में किस प्रकार से मदद करती है। कृषि के तौर तरीकों में बदलाव आ गया। कृषि क्रांति होने से कृषि के लिए छोटे छोटे यंत्र अस्तित्व में आने लगे। टूल ने ड्रिल मशीन बनाया जो बीज डालने में काम आया। इससे क्या हो गया कि उत्पादन में वृद्धि हो गई। टाउनशेंड ने 4 फसली चक्रण पद्धति का विकास किया। उसके बाद आर्थर यंग ने वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने की बात कही और एक तरीका बताया। इसके फलस्वरूप कृषि में फसलों का अधिशेष उत्पादन होने लगा। इससे पहले इंग्लैंड को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। अब देखिए कि अब कृषि क्रांति हुई, जैसे कि भारत में हरित क्रांति हुई तो फसलों का सरप्लस उत्पादन होने लगा। उसी प्रकार इंग्लैंड में भी फसलों का अधिशेष उत्पादन होने लगा। कृषि क्रांति के फलस्वरूप सरकार ने कृषि विभाग खोला। इस विभाग के जरिए पूरे देश में
वैज्ञानिक कृषि का प्रचार प्रसार हुआ। इससे क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुआ। इसके प्रभाव के रूप में देखें तो कृषि लाभ का सौदा हो गया, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी सामंतीय थी, यानी खेतीहर जमीनों पर सामंतों का कब्जा हुआ करता था। इससे के परिणाम से क्या हुआ कि इस कारण सामंत भी स्वयं खेती करने लगे और छोटे किसानों की ज़मीन खरीदने लगे। अगर छोटे किसानों के पास ज़मीन नहीं होगा तो छोटे किसान बेरोजगार हो गए, ये शहरों की ओर पलायन करेंगे। शहरों में श्रम की अधिकता होने लगी। ठीक है, जैसे कि इस कारण से क्या होगा, उस समय जो भी ब्रिटेन की सरकार थी बहुत ही उदारवादी थी और प्रगतिशील के साथ साथ दूरदर्शी भी थी। इस वजह से जो श्रम सस्ता हुआ था उसके अनुसार मशीनों का आविष्कार होने लगा और इसके जो मशीनों का जो आविष्कार हुआ श्रम सस्ता को देखते हुए किया गया। उस समय क्या हुआ कि जो कृषि उत्पाद था वो का कच्चा माल, सस्ता श्रम और रोजगार उपलब्ध कराना, इन सब का प्रयोग मशीनों से संभव हो पाया। मशीनों के कारण कृषि उत्पाद जो होता था, कच्चा माल होता था, इसका उपयोग होने लगा, सस्ता श्रम का उपयोग होने लगा और जो मशीनें थी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने लगी। इसी वजह से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की घटना घटी। वाणिज्यवाद के दौरान उपनिवेशवाद का थोड़ा सा परिचय लिया था कि कैसे कैसे यूरोपीय देशों ने विश्व के अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। थोड़ा सा एक ग्लांस लेते हैं उसका। पूर्वी रोम पर तुर्कों का आक्रमण करके तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया था। जैसे हमने बताया था कि रोम साम्राज्य व्यवस्था को देखते हुए दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। पूर्वी रोम जो कि तुर्की के आसपास था, वहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण करके इस पर पूर्वी रोम पर कब्जा कर लिया और पूर्वी रोम पर कब्जा करके भूमध्य सागर को चोक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। यूरोपीय देशों का व्यापार भूमध्य सागर से हुआ करता था पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, तो वहाँ से व्यापार के रास्ते बंद होने से क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में एक छटपटाहट सी पैदा हुई अपने व्यापार को लेकर, खासकर भारतीय मसालों को लेकर। उसके बाद व्यापार के नए नए रास्ते खोजने के लिए समुद्र तटीय देश, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आते हैं, अपने नाविकों को प्रोत्साहित करते हैं और दुनिया के अन्य भागों में भेजते हैं। इसी क्रम में क्या हुआ कि 1492 एडी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए की खोज की, यानी कि यूएसए पहुंचा और 1498 एडी में वास्को डी गामा, पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ये क्या हुआ कि आगे चल के ये शुरुआत में ये व्यापार करते करते वहाँ की राजनीतिक स्थितियों का कमजोरियों का लाभ उठाकर वहाँ पर अपना शासन स्थापित करने लगे, यानी कि अपना उन देशों को उपनिवेश बनाने लगे। वे उपनिवेश बनाए, माने यूरोपीय देश अन्य देशों को उपनिवेश बनाए, जिससे क्या हुआ कि संचार के साधन जो संचार के साधनों का विकास हुआ। बाजार के उन लोगों को, यूरोपीय देशों को बाजार मिला, जिसके अंतर्गत वहाँ से कच्चा माल मिलने लगा तथा एक बने बनाए वस्तुओं का उपभोक्ता वर्ग तैयार हो गया। उसके बाद पूंजी बहुत सारा मिलने लगा। इससे क्या हुआ, सामंती वर्ग के पास बहुत सारी पूंजी आने लगी और मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिससे वाणिज्यवाद के कारण पूंजी विकसित हुई, उसका कारण मध्यम वर्ग का विकास होने लगा और ढेर सारा उपनिवेशों से कमाई होने भी लगी थी। उस समय मांग को देखते हुए मशीनों का आविष्कार किया गया तथा उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार मशीनों का भी आविष्कार किया जाने लगा। वाणिज्यवाद आर्थिक संस्थान जो भी निर्मित किए थे, हमने पिछले लेक्चर में वाणिज्यवाद पढ़ा था, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक संस्थान निर्मित हुए थे, वित्तीय संस्थान जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ था, निर्मित हुए थे, जिसका उपयोग औद्योगिक क्रांति के बाद किया जाने लगा। जैसे कि बैंकिंग प्रणाली विकसित हो चुकी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1494 एडी में हो चुकी थी और यहाँ 1784 एडी तक, यानी कि इंग्लैंड में 1784 एडी तक 100 प्रांतीय बैंक बन चुके थे। उसके बाद 1774 एडी में मैनचेस्टर में कपड़ा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बना। जो मैनचेस्टर है कपड़ा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बना और यहाँ व्यापार करने वाले लोगों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन चुका था। इसके बाद देखेंगे कि जो कि आगे चल के ये औद्योगिक क्रांति में मदद करता है। आविष्कारों पर नज़र दौड़ाए तो इस दौरान 1754 ईस्वी में स्टील उत्पादन के लिए प्लेट रोलिंग मशीन का आविष्कार किया गया। 1764 ईस्वी में जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया था। 1765 में कताई के लिए स्पिनिंग का विकास किया गया। फिर 1769 में जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था।
हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी तक लगभग 26,000 आविष्कार किए गए थे। इस दौरान 1782 से लेकर 1800 AD के बीच में आधे से अधिक आविष्कार इसी 18 सालों में कर दिए गए थे। इस दौरान टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, फोटोग्राफी का भी आविष्कार किया गया, जो आगे चलकर औद्योगिक क्रांति में ढेर सारा मदद पहुंचाता है। मशीनों से मास लेवल का उत्पादन शुरू हो गया। इसके आते ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है, यानी कि औद्योगिक क्रांति यानी 1750 AD के आसपास बहुत सारे मशीनों का विकास होता है। इन मशीनों से मास लेवल का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और इन मशीनों को आते ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 1733 में एक फ्लाइंग शटल आया था, जो कि जुलाहों की बुनाई की क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था। भाप इंजन से संचार के साधनों पर ज़बरदस्त प्रभाव हुआ। उस समय रेल इंजन, भाप के बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था और इससे क्या हुआ कि संचार के साधनों का ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ और संचार के साधनों के कारण परिवहन लागत कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो गया। इससे वस्तु की कीमत गिर गई और जो वस्तु है सस्ती हो गई। मशीनों से मास प्रोडक्शन के कारण वस्तुएं सस्ती हो गई, जिससे सामान्य लोगों तक वस्तुओं की पहुंच हो गई और इससे क्या हुआ कि मांग पैदा हो गई, इससे डिमांड क्रिएट हुआ। ये पूरी तरह इकोनॉमिक पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा लोहा और कोयला का भंडार है। ये उद्योगों के आधार होते हैं, ये उद्योगों के फाउंडेशन होते हैं। जो कोयला जो होता है ऊर्जा के लिए उपयोग में आता है, जो आधारक मशीनों का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति हमने पीछे भी देखा था और अभी भी देख रहे हैं कि चारों तरफ से यह समुद्र के कारण सुरक्षित था और यह इसका जो समाज था शांतिपूर्ण था। ऐसे वातावरण में औद्योगिक क्रांति की संभावना ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार के क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति शांति के साथ सोच सकता है। उस समय इंग्लैंड की सरकार सतर्क थी। यहाँ लोकतंत्र होने के कारण खुला वातावरण भी था और सरकार जनता के लिए सोचती थी। जबकि इसके अपोजिट फ्रांस में जो राजा था वो विलासितापूर्ण जीवन जीता था, वो एक निरंकुश शासक था और कृषि में जो भी उत्पादन होता था वो अपने लिए करता था। इन वजहों से जो औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंग्लैंड में संपन्न हुई। आइए औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर नज़र डालें तो जो इसका कारण था वही परिणाम बन गया। जो औद्योगिक क्रांति के जो भी कारण थे वही परिणाम बन गए। कृषि पर निर्भरता कम हो गई, उद्योगों पर निर्भरता बढ़ गई। कृषि में क्रांति से उत्पादन के लिए उतने लोगों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जब कृषि में क्रांति हुआ तो मशीनों ने उत्पादन में हाथ अपना बढ़ाने लगा। इससे लोग बेरोजगार होने लगे, कृषि में लगे हुए लोग खाली हो गए। कृषक अपनी ज़मीन बेच के उद्योगों की तरफ प्रवासित हो गया। अब ये किसान श्रमिक में बदल गए, मजदूर में बदल गए। इनका मालिक उद्योगपति कहलाने लगा। उद्योगपति उन्हें कहते हैं जिनके पास पूंजी और उद्योग दोनों होते हैं। एक वर्ग तैयार होता है, एक हायरार्की देखेंगे। किसान के बाद श्रमिक वर्ग, उसके बाद शहर, उसके बाद उद्योगपति वर्ग सामने आया। इससे शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ी, जिससे जीना दूभर हो गया, भीड़ होने लगा, प्रदूषण बढ़ने लगा। उसके बाद देखेंगे काम करने की परिस्थितियाँ एकदम नरकीय थी। मजदूर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, गर्मी, शोर, प्रदूषण बढ़ने लगा। काम के बदले बेहद कम मजदूरी मिलने लगी। इसके बाद कम मजदूरी को लेकर कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था। यानी कि एक मजदूर एक दिन में 100 रुपये कमा कर देता है, उद्योगपति 100 रुपये में से 1 रुपये मजदूर को देता है, यानी कि केवल जिंदा रह सके। ये शोषण का ही रूप है। तो यही है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसके परिणाम से जो शोषण देखेंगे वो आर्थिक एवं परिस्थितिगत शोषण होता है, जिसमें 14-14 घंटे, 16-16 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। स्त्रियां, बच्चे भी काम करते थे, कोई छुट्टी नहीं होती थी तथा कल्याणकारी व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का अभाव था। एक देखेंगे कि इसके परिणाम से जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम शहर अस्तित्व में आए, गांव खाली होने लगे, कृषि पर निर्भरता कम होने लगी, दस्तकारी व्यवस्था नष्ट हो गई, क्योंकि मशीनों से जो वस्तुएं बनती थी सुंदर एवं सस्ती होती थी, इसलिए दस्तकारी व्यवस्था नष्ट होने लगी। औद्योगिक क्रांति के अन्य प्रभाव पर नज़र डालें तो कार्ल मार्क्स का एक वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल आता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंतर्गत उद्योगपति और श्रमिक में एक वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है।
बुरी स्थिति में श्रमिकों के संग बनने लगे। बुरी स्थिति में श्रमिक काम करते थे, इस वजह से उनका संग बनने लगा। ये अपने ढंग से उद्योगपतियों से मांग करने लगे कि कार्य की अवधि घटाई जाए, कल्याणकारी योजनाएं लाई जाए, सप्ताह में छुट्टी दी जाए और एक अच्छा वातावरण तैयार किया जाए। उद्योगपति ये सब देने को तैयार नहीं होते और इनके बीच टकराव पैदा हो जाता है, यानी कि उद्योगपति और श्रमिक के बीच में टकराव पैदा होता है, जो कि क्लास स्ट्रगल का नाम दिया जाता है। इससे समाज में टूटन की स्थिति पैदा हो जाती है, समाज अंदर से टूटने एवं चटकने लगता है। ग्रामीण जीवन जहाँ पर शांत एवं स्थिर होता है, वैसे ही जैसे ही शहर में आते हैं, आर्थिक संकट लोगों को झेलना पड़ जाता है, स्वास्थ्य गिरने लगता है, लोगों का शोषण होने लगता है, लोग समुदाय में रहने लगते हैं, संयुक्त परिवार टूटने लगता है। संयुक्त मतलब समुदाय में जो रहते थे वो अब यहाँ भी टूटने लगता है। एक तरह से समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति विचलन महसूस करता है। इसे ही औद्योगिक संस्कृति कहते हैं, यानी कि एक तरह से समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर व्यक्ति विचलित महसूस करने लगता है, जिसे हम औद्योगिक संस्कृति की संज्ञा देते हैं, जिससे समाज में असंतोष में वृद्धि होता है, सामुदायिक जीवन टूटने लगता है, लोग व्यक्तिवादी होने लगते हैं। इससे क्या होता है कि उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसका मतलब होता है कमाओ और खूब भोग करो। उद्योगपति बड़े बड़े पूंजीपति बनने लगते हैं, औद्योगिक पूंजीवाद अस्तित्व में आने लगता है। और जो औद्योगिक पूंजीवाद का जो अस्तित्व होता है वो अस्तित्व में आने लगता है जिसकी सीमाएं असीमित होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जबकि वाणिज्यिक पूंजीवाद व्यापार के माध्यम से आता है जिसकी सीमाएं कुछ निर्धारित होती है। 1776 AD के दौरान द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, जो कि उद्योग पूंजीवाद का आर्थिक दर्शन होता है। तो एडम स्मिथ ने व्यापार और वाणिज्य को मुक्त छोड़ने को बात कहा, मैंने कि लेसेस फेयर हस्तक्षेप की नीति अपनाने कहा कि जो भी व्यापार और वाणिज्य है उसको मार्केट फोर्स पर, डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाए, वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप को बिल्कुल मुक्त रखा जाए। इससे मुक्त बाजार व्यवस्था विकसित हुई और यहीं आगे चलकर वैश्वीकरण का स्वरूप आज वर्तमान में ले लिया है। वैश्वीकरण में भी मुक्त बाजार व्यवस्था लागू की जाती है, ये सारी परिस्थितियाँ पूंजीवाद के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है, कैपिटलिज्म के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। इस दौरान क्या होता है कि कला संस्कृति जो हो जाती है वो बिकाऊ हो जाती है, सामाजिक नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। इस क्रम में क्या होता है कि इसका जो विकृत चेहरा होता है 1700 समथिंग, मतलब ये अराउंड मान लीजिए 1800 समथिंग, 1876 के समथिंग में औद्योगिक क्रांति का विकृत चेहरा हमारे सामने प्रस्तुत होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा और दास कैपिटल में औद्योगिक संस्कृति का वर्णन किया है। उसके बाद चार्ल्स डिकेंस ने औद्योगिक क्रांति के भयावह जीवन का अपने उपन्यास में व्याख्या किया है, ठीक है, और ग्रामीण और शहरी जीवन का तुलना करते हुए जीवन की भयावह स्थिति की तुलना की है। तो ये रहा अपना औद्योगिक क्रांति, पूरा का पूरा हमने कर लिया, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति बस इतना ही है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।